नमस्कार, मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और मेरे साथ कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी दीपक खताबिया। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं मालवा के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक श्री नंद किशोर पटेल। मध्य प्रदेश में और देश में लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। इस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार के बनने के तुरंत बाद लोकसभा चुनाव चौखट पे खड़े हैं और सबसे खास बात यह है कि नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र जो है उसमें विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई थी। ऐसे समय में कांग्रेस लोकसभा चुनाव को फेस करने जा रही है। इन सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे श्री नंद किशोर पटेल से। पटेल साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और कांग्रेस चुनाव के मुहाने खड़ी है। सबसे खास बात यह है कि जो नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अप्रत्याशित हार मिली। तो इस पूरे मामले पर अभी तक क्या स्क्रूटनी की क्या चीज़ निकल के आई कि ये इस तरह के परिणाम के लिए कि आप तैयार थे कि यह अनापेक्षित परिणाम था? बिल्कुल, सर्वप्रथम तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, ये पूर्ण रूप से अपेक्षित था और आम जनता ये चाह रही थी। उसके लिए हमें बहुत खुशी है, लेकिन साथ ही साथ इस बात का जरूर हमें रंज है कि प्रदेश में सरकार बनी लेकिन हमारे संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस को केवल एक विधानसभा सीट से संतोष करना पड़ा, जबकि जो परिस्थितियां थी और जो वातावरण था उस अनुकूल 100% सीटें कांग्रेस की आने की पूरी संभावना थी। ये एक चिंतनीय विषय है कि जब पूरे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और हमारे क्षेत्र में क्यों हम सफलता हासिल नहीं कर पाए। संगठन स्तर पर भी इस पे विचार हो रहा है और हम भी इस क्षेत्र में जगह जगह जाते हैं, तो इस बात का वो अध्ययन कर रहे हैं कि ऐसी स्थितियां क्यों बनी और जो भी कमियां रही है या जो भी कारण रहे हैं उनको हम सब मिलजुल कर दूर करेंगे। और अब हमारा सबका सामूहिक प्रयास है कि लोकसभा चुनाव जो अभी होने वाला है उसमें हमारे संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस विजयी हो। तो पटेल साहब, अब तक जो आपका निचोड़ निष्कर्ष क्या आया है? क्या रीजन रहे होंगे जिसके कारण कांग्रेस को इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा? किसान आंदोलन हमारे मंदसौर जिले से ही प्रारंभ हुआ। पीपलिया मंडी में ये किसानों पे गोलियां चलाई गई और कांग्रेस ने किसानों की लड़ाई को बड़ी मजबूती के साथ पूरे संसदीय क्षेत्र में और प्रदेश में और देश में लड़ा। आदरणीय राहुल गांधी जी, कमलनाथ जी, सिंधिया जी, दिग्विजय सिंह जी, सारे वरिष्ठ नेता यहाँ हमारे सम्मेलन में आए। पीड़ित किसान परिवारों से भी मिले और किसानों की समस्याओं का अध्ययन किया और उसी के अनुरूप कांग्रेस का जो विधानसभा का वचन पत्र बना उसमें उन समस्याओं को शामिल किया और उस वादे को पूरा भी किया। लेकिन जिस बातें यहाँ से उठी थी और जिसके आधार पे कांग्रेस ने अपना वचन पत्र बनाया, निभा रही है, उन बातों पे यहाँ क्यों नहीं सफलता मिली, यह आज भी हमें भी खुद को नहीं समझ में आ रहा है। और कहीं से कहीं हम इस बात को मानने में कोई परहेज नहीं है कि ये हम कांग्रेस संगठन की या हम जो भी वरिष्ठ कांग्रेस के साथी हैं, हम सबकी कुछ कमियां रही होगी और उसको हम दूर करेंगे। तो आपने जो किसान आंदोलन की बात की पटेल साहब, क्या आपको लगता है कि जब ये गोलियां चली थी, किसान आंदोलन खड़ा हुआ था, तो निश्चित तौर पे किसानों में भारी नाराजगी थी सरकार के कामों को लेके? बिल्कुल निश्चित रूप से ये किसानों ने तो केवल ये बात उठाई थी कि हमारी फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है और प्रजातंत्र में बार बार मांग करने के बाद भी अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो उसका एक ही तरीका होता है कि धरना दिया जाए, ज्ञापन दिया जाए। और सामान्य रूप से किसानों ने ये बात कही थी कि भाई हमारी फसल का लागत मूल्य नहीं मिल रहा है। आपके घोषणा पत्र में था कि लागत का 1.5 गुना हम देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, और एक यही मांग उनकी थी और इसको लेके धरना आंदोलन वगैरह किया गया था। लेकिन सरकार इतनी अहंकार में डूबी थी कि किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए गोलियां चलाई। किसान साथी हमारे शहीद हो गए, किसानों को तस्कर और माफिया बताया गया और क्या क्या शब्द किसानों के लिए प्रयोग किए गए। निश्चित रूप से
उस दौरान हम पूरे क्षेत्र में घूमे। किसानों का सरकार के प्रति भारी आक्रोश था। जब राहुल गांधी जी की सभा पीपलिया मंडी में हुई तो वो ऐतिहासिक सभा हुई, बिना किसी साधनों के स्वयं किसान गांव-गांव से, क्षेत्र से वह चल के उस सभा में आए और उनका उत्साह और सरकार के प्रति आक्रोश देखते ही बनता था। पटेल साहब, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा था, क्या लगता है आपको कि केंद्र की जो बीजेपी सरकार है उनके फैसलों का बुरा असर कहीं जमीन पे दिखता है? जो फसल के लागत मूल्य कम मिलने की बात आपने की, तो क्या ये चीज सेंट्रल के कुछ फैसले ऐसे आपकी जानकारी में जिसके कारण दुष्प्रभाव व्यापार पर और फसलों पे आ रहा हो? फसलों का दाम एक अपना अलग विषय हो सकता है, लेकिन केंद्र सरकार की नीतियां उसको बहुत प्रभावित करती है। कोई चीज ऐसी है कि आपके यहाँ अच्छा उत्पादन हो रहा है, लेकिन अन्य देशों से आप उसको आयात कर लोगे और सस्ते दामों पे वो यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ किसान को भाव कैसे मिलेगा? और आपके यहाँ अच्छा उत्पादन हो रहा है, उसकी खपत नहीं हो रही है, उसको आप अन्य देशों को निर्यात नहीं करोगे तो भी उसका फसल का दाम यहाँ गिरेगा। ऐसी कई चीजें हैं, जैसा पोस्ता दाना में भी पहले देखने में आया, और भी प्याज और इनके साथ भी होता है। अगर बम्पर उत्पादन है तो सरकार को लहसुन है, इनको निर्यात करना चाहिए, तो जिससे किसान को यहाँ समय पर भाव मिले। सोयाबीन के मामले में भी केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से ही किसानों को फसल का दाम नहीं मिलता है। दूसरी ओर राज्य सरकार का ये पक्ष बनता है कि किसान ने इतना खर्च करा और उसका भाव नहीं मिल रहा है, तो वो उसको अन्य सुविधाएं दे और साथ के साथ ही किसानों की फसलों में जो लागत मूल्य उसको कम करे। बिजली पे सरकार दरें कम कर सकती है, खाद बीज पे वेट से फ्री कर सकती है, डीजल पेट्रोल पे वेट कम कर दे तो उसकी लागत में वैसे ही कमी आ जाएगी, तो कम मूल्य पे भी उसको मुनाफा मिल सकता है। तो ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सामूहिक जवाबदारी है, और दोनों जगह इन्हीं की सरकार थी। इन्होंने केवल किसानों से वादे किए लेकिन किसी कार्य को पूरा नहीं किया। क्या इन तमाम चीजों पे नोटबंदी, जीएसटी जैसे जो फैसले केंद्र सरकार ने लिए उनका भी दुष्प्रभाव समझ में आता है? आपने पहले किसान वर्ग की बात पूछी। सबसे बड़ा व्यापार ठप होने का कारण भी जीएसटी और नोटबंदी का कारण है। हो सकता है इसके पीछे की सोच सही होगी, लेकिन किसी भी चीज को क्रियान्वयन करने का एक अपना सिस्टम होता है। आप किसी भी चीज पे एकदम अचानक थोप दोगे तो उसका परिणाम नहीं आता है। आज उस नोटबंदी के दौरान और जीएसटी के बाद पूरे बाजार की ये हालत हो गई है कि जिस व्यापारी वर्ग से बात करो तो 25% भी व्यापार अपने शहर का नहीं रहा है, और पूरा मंडी में आप बात करो, नगद नोटबंदी से नगद भुगतान बंद हो गया। किसान नगद पैसे लेके जाता था तो वो बाजार में खर्च करके जाता था और पूरे बाजार में उससे व्यवसाय बढ़ता था। अब हालत ये है कि आज माल बेचता है और 2 महीने तक तो चेक और बैंकों में वो चक्कर लगाता रहता है। और जीएसटी को लेकर इतना जटिल प्रक्रिया थी कि व्यापारी वर्ग पूरा उसमें उलझ के रह गया। उन्हीं बातों को अब ये धीरे धीरे जो कांग्रेस ने उठाई थी उनको धीरे धीरे सरलीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें भी उनकी भावना शुद्ध नहीं है, केवल लोकसभा चुनाव जीतने के उद्देश्य से वो कर रहे हैं। निश्चित रूप से जीएसटी और नोटबंदी 2 ऐसे मुद्दे थे जिससे पूरे व्यापार जगत को प्रभावित किया है। आपने कहा भावनाएं शुद्ध नहीं थी। हाँ। एक चीज और देखने में आती है कि जो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुषंगिक संगठन जो स्वदेशी जागरण जैसे अभियान चलाते हैं, दूसरी तरफ जो है टर्की और चाइना का पोस्ता जो है बड़ी मात्रा में भारत आता है। भारतीय पोस्ता को छानने का लाइसेंस नहीं मिल रहा है, जिससे कि जो भारतीय पोस्ता दाने का भारतीय अफीम किसान है उसको भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि उसका पोस्ता जो है टर्की और चाइना की तुलना में ठहर नहीं पा रहा है। तो ये सारे मामले भी आपके संज्ञान में आए क्या? बिल्कुल, ये हमारे मामले उस समय भी संज्ञान में आए थे, और निश्चित रूप से अब हम इस प्रक्रिया में मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से कहाँ इसमें सहयोग हो सकता है, हम प्रयास करेंगे कि उसको छानने की अनुमति दी जाए, और जिस प्रकार किसानों का डोड़ा चूड़ा खरीद के नष्ट किया जा रहा है उसी प्रकार छानने के बाद जो मटेरियल है उसको जलाने की उसमें अनुमति हो। पटेल साहब, इस समय मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है आपकी, उसका सबसे बड़ा जो एक वादा था वो कर्ज माफी था। कर्ज माफी को लेके कुछ गांवों में हम लोगों ने बात की तो किसानों का ये कहना था कि लिस्टें नहीं लगी है, कौन से फॉर्म भरवाने हैं वो हमें पता नहीं चल रहा है। तो क्या नीचे के लेवल पे ऐसा नहीं लगता आपको कि मॉनिटरिंग की कमी है, या जो एग्जीक्यूशन करने वाले हाथ है वो सरकार की इस फायदे को ठेठ किसान तक नहीं ले जा पा रहे हैं? कमलनाथ जी ने
मुख्यमंत्री बनते ही 2 घंटे के अंदर किसानों की ऋण माफी का फैसला कर लिया था। उसके बाद मंत्रिमंडल में निर्णय लेकर 31 मार्च तक जिस भी किसान का 2 लाख तक का कर्जा था और 12 दिसंबर तक अगर उन्हें जमा भी करा दिया तो भी उनको ऋण माफी का लाभ मिलेगा। उसके लिए एक पारदर्शिता पूर्वक प्रोसीजर बनाया गया। हर बैंक और संस्था, सहकारी संस्था जहां से किसानों को ऋण दिया जाता है, उनसे सूचियां लेकर ग्राम पंचायत और नगर पालिका, नगर पंचायतों में चस्पा कराई गई और उसमें ये व्यवस्था कराई गई कि आप ये सूची देखो, आपका नाम है अगर तो उसका फार्म भर के आप वहीं जमा करा दो, फिर आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपका आधार से लिंक नहीं है और उस सूची में नाम है तो उस फार्म उसका अलग है, उसमें जमा करा दो। और आप दोनों सूची से संतुष्ट नहीं हो और आप जानते हो कि हमारा नाम आना चाहिए था, नहीं आया, तो उसका भी एक फार्म है, वो आप भर के जमा करा दो। इतनी पारदर्शिता आज तक शासन के किसी भी कार्य में नहीं देखी गई। आप इसको पारदर्शिता कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि एक तरफ कांग्रेस ने कहा था कि सरकार बनते ही कर्ज माफी होगी और हरा नीला पीला फार्म लिया है ये और एक प्रोसीजर में डाल दिया, कर्जे माफ हो नहीं रहे किसानों के। कोई भी काम करने का एक सिस्टम होता है, इससे ज्यादा पारदर्शिता क्या हो सकती है कि आपके गांव में या आपकी संस्था में किसके लोन माफ हुए उसकी सूची सार्वजनिक की है। आपको लग रहा है कि ये किसान पात्रता में नहीं आ रहा है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुनौती देता हूं कि एक भी किसान ऐसा हो जिसका 31 मार्च को पैसा ड्यू था और वो नियम में आ रहा है, अगर उसका ऋण माफ नहीं हो रहा है तो हम 3 दिन में उसकी कार्रवाई करके बताएंगे। केवल बयान देने से काम नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में चुन चुन के लोगों को शीतलहर प्रकोप में जो अनुदान दिया, गोपनीय तरीके से दिया। फसल बीमा का किसान सूचियां मांगता रहा, सूचियां उपलब्ध नहीं कराई गई। कौन सी एजेंसी बीमा कर रही है ये तक नहीं बताया गया और फिर उसमें भ्रष्टाचार पनपता है। अगर आप कोई भी काम गोपनीय करोगे, आपके पास पूरी सूची आ गई कि इनका माफ हो रहा है, तो उसमें एजेंट और दलाल पैदा हो जाते हैं और उनको कहते हैं कि हम तुम्हारा कराएंगे, हम तुम्हारा कराएंगे। उसमें मध्यस्थ भ्रष्टाचार पनपते हैं। इस प्रक्रिया में 1 रुपए का भी कहीं भ्रष्टाचार नहीं है, पारदर्शिता के साथ काम है और निष्पक्ष रूप से काम है। इतना बड़ा काम है, उसके लिए कमलनाथ जी और हमारा मंत्रिमंडल बधाई के पात्र हैं। और निश्चित रूप से वो कंप्यूटर की ऑनलाइन डाउनलोड नहीं होने से पंचायतों में उसी तारीख को सूचियां नहीं पहुंची, लेकिन मेरे को जो जानकारी है आज लगभग सब जगह पहुंच गई और उसमें 10 दिन का आवेदन का समय है। और बात नीचे तक नेटवर्क की है, तो हम कांग्रेस के संगठन लोगों को भी सबको हमने निर्देश किया और हम स्वयं भी जगह जगह जा रहे हैं और जो भी साथियों की, किसानों की कठिनाइयां आ रही है उसको हम दूर कर रहे हैं। जो लोग अखबार में बयान देते हैं कि कमलनाथ जी झूठा वादा कर रहे हैं और प्रक्रिया नहीं हो रही है, उनको भी हमने अपने अपने गांव में लिस्ट में नाम देख के और खुश होते हुए देखा है कि हमारा भी 1.5 लाख माफ हो गया और 2 लाख। अब उनके चेहरे वहां सामने आ रहे हैं कि ये यहाँ तो विरोध करते हैं और यहाँ ये भी लाभ ले रहे हैं, तो उसमें भी वहीं कहीं शर्मिंदगी हो रही है उनको, इसलिए इस प्रक्रिया का वो विरोध कर। आपने बड़ी बात बोली, जो करप्शन की बात बोली और ये बताया कि गोपनीय तरीके से ये फसल बीमा के रुपए दिए गए। एक भावंतर का मामला भी काफी बड़ा मुद्दा बना है नीमच मंदसौर में, और कुछ इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आई है कि कई जो बड़े व्यापारी है बीजेपी से जुड़े हैं, उन्होंने बड़े पैमाने पे भावांतर के अंदर बेईमानियां की है। क्या ऐसी बातें आपकी जानकारी में आई है? अगर क्या प्रक्रिया को भावांतर की प्रक्रिया हो या जो भी दूसरी भी प्रक्रिया है, इसको पारदर्शिता के साथ करते तो हर गांव में हर आदमी को मालूम रहता है कि किसने क्या बोया और किसकी क्या फसल है। पंचायतों में सूची लगती, ये लगती, तो कहीं भ्रष्टाचार नहीं होता। लेकिन किसानों की आड़ में अपने भाजपा के लोगों को और भ्रष्ट लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए गोपनीयता पूर्वक काम किया। कांग्रेस की सरकार तो खुलेआम सब काम कर रही है और उसमें बता दो कि इस गलत आदमी को लाभ मिल रहा है या ये सही छूट गया है, तो हम उसको सुधार कर लेंगे। तो क्या ये जो करप्शन हुआ है किसानों के नाम पर भावांतर में, क्या कांग्रेस पार्टी ऐसे मामलों की जांच करवाएगी? ऐसे जो लोगों ने करोड़ों रुपए, अगर इस तरह की कोई प्रमाणिक आइडेंटिफाई शिकायत आएगी तो माननीय कृषि मंत्री जी को उसकी शिकायतें पहुंचाएंगे और ऐसे लोगों को चेहरा सामने लाएंगे जो किसानों के नाम पे किसानों के हक का पैसा डकार गए। पटेल साहब नीमच से आते हैं, आप नीमच से चुनाव लड़ते हैं। नीमच के अंदर एक प्रमुख समस्या है बंगला बगीचा, जो आपके संज्ञान में जब आप विधायक हुआ करते थे तब भी ये मामला आपके सामने आया था। शिवराज सरकार ने उसका हल निकाला, लेकिन उसमें कई खामियां हैं।
और दूसरा ये है कि शिवराज सरकार का एक फैसला था कि अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाए। नीमच में ऐसी 50 से ज़्यादा अवैध कॉलोनी होगी जिनमें लोग निर्माण अनुमति के लिए बैठे हैं, लेकिन कंफ्यूज है सरकार के फैसले से। तो ऐसे सारे मामले आपके संज्ञान में आए कि आप सरकार में बात करेंगे? फिर ऐसा कहा जाता है कि अभी तो नगरीय प्रशासन मंत्री जो है वो आपके अजीज हैं। हमारे गुरुजी के सुपुत्र हैं वो दिग्विजय सिंह जी के। बंगला बगीचा और अवैध कॉलोनियों को वैध करने के मामले में निश्चित रूप से कई प्रकार की समस्या आ रही है। बंगला बगीचा प्रक्रिया चालू हुए लंबा समय हो गया, लेकिन कुछ सीमित लोगों में ही उसका लाभ उठाया है। उसका एक बड़ा कारण जो मेरी जानकारी में सूत्रों से आया है कि उसमें रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पुरानी प्रॉपर्टी के नहीं थे। उसमें पारिवारिक बंटवारे या हबीब अम्बा का जो होता है उसको मान्य नहीं किया जा रहा है, जबकि ये भी एक प्रमाणिक दस्तावेज होता है स्वामित्व का। इसको मान्य किया जाना चाहिए। शासन स्तर पर हम इसकी बात उठाएंगे। और वैध कॉलोनी अवैध कॉलोनी वाले मामले में भी उनने कॉलोनियां वैध तो कर दी है, तो निर्माण अनुमति में इसलिए वो रोड़े अटका रहे हैं कि ऐसी जानकारी आई है कि वो उसमें एमओएस के नियम का पालन करा रहे हैं, जबकि जब वो 25 साल पुराना बना हुआ और वो अवैध आप खुद मान रहे हो, तो इसमें निश्चित रूप से हम ऊपर लेवल पर चर्चा करेंगे कि पहले वो एजीटी जो है उसको वैध कर दें, उसके बाद नियम उस पर लागू किए जाएं, जिससे भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। पटेल साहब, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के शासन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे कई मुकदमे बने हैं, उसको लेके भी यहाँ वहाँ मांग उठती रही है। तो क्या सरकार इन मुकदमों को वापस लेगी जो झूठे बने हैं? अभी 1-2 दिन पूर्व ही कैबिनेट की बैठक में सम्मानीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये निर्णय हुआ है, अध्यक्षता में बैठक हुई थी कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों पे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे या अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पे जो राजनीतिक आधार पे झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, निश्चित रूप से उन प्रकरणों को वापस लेने की प्रक्रिया चालू हो गई है। साथ ही हम शासन से मांग करेंगे कि जिन लोगों ने राजनीतिक आधार पर ऐसे झूठे प्रकरण काम किए, ऐसे लोग अधिकारियों को भी सबक सिखाना चाहिए, जिससे भविष्य में झूठे लोगों को किसी केस में फंसाया नहीं जाए। पटेल साहब, जब भी चुनाव आते हैं, विधानसभा के हो या लोकसभा के हो, आपका नाम सबसे पहले चलता है। कार्यकर्ता ये सोचता है कि नंदू भाई चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव जो है सर पे खड़े हैं, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेके पार्टी चुनाव में जाएगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ? कांग्रेस का अपना एक घोषणा पत्र बनेगा, बड़े नेता बैठ के उसको घोषणा पत्र बनाएंगे। हमारा सबसे मुख्य बात तो ये है कि मोदी जी की सरकार जिन मुद्दों को लेके चुनाव लड़ी थी, अपने वादों को कहीं भी नहीं निभाया उनने। चाहे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का हो, किसानों से संबंधित मामला, चाहे काला धन वापस लाके 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में डालने का हो, जो भी उनके घोषणा पत्र के वादे हैं, 80% वादों पे उनने कोई कार्रवाई भी नहीं की है। तो हम इन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे, किसानों के हित में, युवाओं के हित में, व्यापारियों के हित में और मजदूर वर्ग, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, सब वर्गों के हित में कांग्रेस अपना घोषणा पत्र बनाएगी। और उस घोषणा पत्र को लेकर और मध्य प्रदेश की कांग्रेस की, हमारी कमलनाथ जी की सरकार ने सरकार बनते ही जो जन हित के निर्णय लिए हैं, उन सबको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। नंदू भाई, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट नीमच मंदसौर की कोऑपरेटिव बैंक के आप अध्यक्ष रहे लंबे समय तक, और आपका बड़ा सराहनीय कार्यकाल माना जाता है पिछले कई सालों से तुलना की जाए। आप कांग्रेस संगठन के अध्यक्ष रहे, विधायक रहे, और ऐसा मानते हैं कि पूरे संसदीय क्षेत्र में पटेल साहब को जानने वाले हर गांव में हैं। तो लोकसभा चुनाव में क्या संभावना देखते हैं? कार्यकर्ता सोचते हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का? मैं शुरू से कांग्रेस का कार्य करता रहा हूं, और कांग्रेस पार्टी और हमारा हाईकमान जो निर्णय लेता है उसको मैं मान्य करता हूं और उसी अनुसार काम करता हूं। रही बात लोकसभा चुनाव की, सुश्री मीनाक्षी जी नटराजन हमारे क्षेत्र की 5 साल सांसद रही, उनने क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया। पिछला चुनाव वो जरूर हारी थी,
और हारने के बाद भी 5 साल तक मेरा ये अनुमान है कि संसदीय क्षेत्र में जीते हुए सांसद की तुलना में ज़्यादा सक्रियता के साथ रही। पूरे किसानों के आंदोलन में किसानों के मुद्दों को उनने जागरूकता के साथ उठाया। हमारी तो भावना ही यही है कि आदरणीय मीनाक्षी जी चुनाव लड़े और उसके अलावा भी पार्टी जो निर्णय लेगी हमें मानते हैं। पटेल साहब, आपने एक बात बोली कि मीनाक्षी नटराजन बीजेपी के जो चुने हुए सांसद उससे ज़्यादा सक्रिय रही। तो जो बीजेपी के सांसद सुधीर गुप्ता है वो इस समय जो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने किसानों की अफीम के पट्टों को लेके, डोडा चूरा को लेके, तो क्या कहेंगे आप? कौन से ऐसे आरोप है निष्क्रियता के जो आप बताना चाहेंगे? वो किसी भी क्षेत्र में 5 साल की अपनी कोई ऐसी बड़ी उपलब्धियां तो बताया कि हमने ये किया है, न क्षेत्र में उनका कहीं जीवित संपर्क रहा। सबसे बड़ा उदाहरण तो ये है कि हमारे यहाँ किसान आंदोलन चला, 6 किसान गोली से मारे गए और पूरा देश के नेता यहाँ आ गए, लेकिन हमारे क्षेत्र के सांसद ने एक किसान के यहाँ भी जाके उसके आंसू नहीं पहुंचे। जब सब शांति हो गई और मुख्यमंत्री जी जब यहाँ अपने क्षेत्र में आए प्रशासन की चौकसी में, तो सारे सांसद और विधायक निकल के उनके घरों पे जाना चालू हुए। जनप्रतिनिधि को इसलिए चुना जाता है कि दुख के समय में उनके साथ खड़ा रहे। केवल उद्घाटन और भाषण के लिए ही जनप्रतिनिधि को नहीं चुना जाना चाहिए। और हमारी आदरणीय मीनाक्षी जी इस बात के लिए बधाई पात्र है कि चुनाव हारने के बाद भी वो संकट की घड़ी में किसान के हर संकट में या अन्य वर्गों के हर संकट में उनके साथ खड़ी रही। धन्यवाद पटेल साहब। ये थे कांग्रेस के पूर्व विधायक श्री नंदकिशोर पटेल, जिनका साफ तौर पर कहना था कि नेता इसलिए नहीं चुना जाता कि केवल उद्घाटन और भाषण देने जाएगा। इसके अलावा पटेल साहब ने उन मुद्दों पर भी चर्चा की जो आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा हथियार बनेंगे। लेकिन खुद की लोकसभा की उम्मीदवारी के सवाल को बेहतर तरीके से उन्होंने टाल दिया। और सबसे खास बात यह है कि इस समय नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र पर कांग्रेस का पूरा फोकस है कि किस प्रकार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत हो। ये तो आने वाला कल बताएगा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। मेरे सहयोगी दीपक खताबिया के साथ मुस्तफा हुसैन, नीमच।